नमस्कार, जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम उस प्रश्न का जवाब जानेंगे जो हर राष्ट्रभक्त एक दूसरे से पूछता और हैरान होता है कि कैसे कांग्रेस ने 70 सालों तक देश पर शासन किया। कौन थे वो लोग जो उस समय कांग्रेस की कारस्तानियां देखने के बाद भी उसे वोट देकर जिताते थे। आज़ादी के बाद से देश में 70 साल तक कांग्रेस ने शासन किया और आज़ादी के पहले भी देश में मुख्य राजनीतिक पार्टी होने की वजह से कांग्रेस हर छोटे बड़े निर्णयों में भागीदार रही थी, चाहे वह सत्ता का हस्तांतरण रहा हो या भारत का विभाजन। और ये तो आप सबको पता ही है कि गांधी ने सभी नियम कानून से ऊपर उठकर जबरदस्ती नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बना दिया था। नेहरू को कांग्रेस में सभी लोग पसंद नहीं करते थे, तो फिर जनता में उनकी पॉपुलैरिटी होने का सवाल ही नहीं था। वैसे भी वो एलीट क्लास के व्यक्ति थे जो भारत की साधारण आम जनता से बहुत दूर थे। चुनाव जीतना और अपना वर्चस्व बनाए रखना नेहरू के लिए एक चुनौती भी थी। इसके लिए चुनाव में भांति भांति प्रकार की धांधली और बेईमानी करके नेहरू ने अपनी सत्ता को बनाए रखा। इस पर एक वीडियो नेहरू की चुनावी धांधली हम पहले भी डाल चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे वहां देख सकते हैं। यह उसी का दूसरा पार्ट है, क्योंकि नेहरू की कारस्तानियां इतनी अधिक हैं कि 8-10 वीडियो तो बड़े आराम से बनाए जा सकते हैं। तो चलिए, कांग्रेस के पितृपुरुष, लोकतंत्र के तथाकथित मसीहा और धर्मनिरपेक्षता के लंबरदार चचा नेहरू का चुनावी किस्सा शुरू करते हैं। यहाँ बताना जरूरी है कि आज़ादी के ठीक बाद कैसे नेहरू की देखरेख और राजी मर्जी से नामांकन रद्द करवाकर एक पूरी की पूरी पार्टी को चुनाव से बाहर फेंक दिया गया था। जी हाँ, नेहरू ने अपने यार शेख अब्दुल्ला को धांधली करके चुनाव जितवा दिया था। तो ये बात है 1951 की। जम्मू कश्मीर में संविधान सभा के चुनाव हो रहे थे। इसमें दो पार्टियां मैदान में थीं। एक नेहरू के परम प्रिय मित्र शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी थी हिंदू विचारधारा की समर्थक प्रजा परिषद। प्रजा परिषद को आरएसएस का समर्थन प्राप्त था और यही बात नेहरू को चुभती थी। अब आप सोचेंगे कि कांग्रेस मैदान में क्यों नहीं थी। दरअसल ये बहुत कम लोग जानते हैं कि नेहरू ने कश्मीर में बहुत सालों तक कांग्रेस की राज्य इकाई का गठन ही नहीं किया। वो अब्दुल्लाओं की पार्टी को ही कांग्रेस की बी टीम मानते थे। तो खैर, चुनाव हो रहा था 75 सीटों पर। नेहरू की देखरेख में सबसे पहली बेईमानी तो ये की गई कि इन चुनावों को करवाने का जिम्मा तत्कालीन राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया, जिसकी गद्दी पर स्वयं शेख अब्दुल्ला बैठे हुए थे। दूसरी बेईमानी ये की गई कि कश्मीर के इलाके में 43 सीटें दी गईं और जम्मू के हिस्से में केवल 30 और लद्दाख के हिस्से में सिर्फ 2 सीटें, जबकि उस समय प्रशासनिक नक्शे के हिसाब से कश्मीर का क्षेत्रफल और आबादी जम्मू के मुकाबले कम थी। फिर भी वहां सीटें ज़्यादा दी गईं। इतना ही नहीं, सीटों का परिसीमन इस तरह से किया गया कि कई हिंदू बहुल सीटों के नक्शे में छेड़छाड़ करके उन्हें मुस्लिम बहुल बना दिया गया। यानी अब्दुल्ला की ताजपोशी की तैयारी की जा चुकी थी। आखिर नेहरू और अब्दुल्ला की जोड़ी से नैतिकता की उम्मीद करना बेमानी था भी, लेकिन असली खेल अभी बाकी था। कश्मीर की 43 सीटों पर शेख अब्दुल्ला का पल्ला भारी था, तो जम्मू की 30 सीटों पर प्रजा परिषद मजबूत दिख रही थी। कश्मीर में लोकतंत्र के इस पहले पर्व में दोनों दलों के बीच कड़ी टक्कर होती, लेकिन नेहरू और अब्दुल्ला ने कुछ और ही डिक्टेटर प्लान बना रखा था। जम्मू की 30 सीटों में से प्रजा परिषद के 13 उम्मीदवारों के नामांकन जानबूझकर रद्द कर दिए गए। प्रजा परिषद ने इस धोखे के खिलाफ खूब शोर मचाया, श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक गुहार लगाई, लेकिन लोकतंत्र के मसीहा चाचा नेहरू के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। आखिर हिंदू हकों की बात करने वाली बेचारी प्रजा परिषद क्या करती। उसने विरोध स्वरूप पूरे चुनावी मैदान से हटने का फैसला कर लिया। नतीजा,
जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सभी 75 सीटों पर शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस निर्विरोध चुनाव जीत गई। यानी कि पूरे राज्य में वोट डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नेहरू अब्दुल्ला के इस घिनौने चुनावी कांड पर अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री मैडलिन अल्ब्राइट के पिता जोसेफ कॉर्बेल, जो कि वरिष्ठ राजनयिक और कश्मीर मामलों के जानकार थे, उन्होंने 1954 में प्रकाशित अपनी पुस्तक डेंजर इन कश्मीर में लिखा था कि इससे अच्छी जीत कोई तानाशाह भी नहीं प्राप्त कर सकता। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं कि जोसेफ कॉर्बेल ने तानाशाह किसे कहा था। यहाँ इस बात का उल्लेख करना ज़रूरी है कि शेख अब्दुल्ला सिर्फ कश्मीर घाटी के कुछ जिलों के नेता थे। जम्मू और लद्दाख की जनता उन्हें अपना नहीं मानती थी, लेकिन नेहरू ने इस अब्दुल्ला को समूचे राज्य पर थोप दिया। कश्मीर की पूरी संविधान सभा थाली में परोसकर शेख को सौंप दी गई। संविधान सभा में हिंदुओं की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था। इसका अंजाम क्या हुआ, ये हम सबको मालूम है। कश्मीर की संविधान सभा ने क्या क्या गुल खिलाए, ये सब इतिहास में दर्ज है और इसका दर्द कश्मीर और भारत ने आज तक भोगा है। दूसरी घटना है जब चुनाव जीतने के लिए चाचा नेहरू ने वकीलों वाला चोंगा पहना था। आपने अक्सर देखा होगा कि नेहरू के चेले चपाटे एक तस्वीर पोस्ट करते हैं जिसमें वो वकीलों वाला काला चोगा यानी गाउन जो होता है वो पहने हुए हैं। इस पोस्ट के साथ वो ये भी लिखते हैं कि देखिए, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर लाल किले की अदालत में मुकदमा चला तो हमारे चाचा नेहरू ने वकील बनकर उनकी पैरवी की थी। इस कहानी के माध्यम से ये चाचा के चमचे साबित करना चाहते हैं कि देखो नेहरू नेताजी बोस को कितना मानते थे, जबकि इतिहास के तथ्य चीख चीख कर इस बात की गवाही देते हैं कि नेताजी बोस के खिलाफ नेहरू ने किस किस तरह के षड्यंत्र रचे। खैर, अब मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा यानी चुनावी लाभ। दरअसल अक्टूबर 1945 में आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर अंग्रेज सरकार ने मुकदमा किया। ठीक इसी समय देश में चुनाव हो रहे थे, जिन्हें 1945-46 के चुनाव के नाम से जाना जाता है। चुनाव के दौरान ये मुकदमा बड़ा मुद्दा बन गया था। आम जनता का हमेशा से मानना था कि कांग्रेस ने नेताजी बोस के साथ इंसाफ नहीं किया था। जनता पूरी तरह सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के साथ खड़ी थी। बस फिर क्या था, चुनाव में कोई नुकसान न हो, इसलिए नेहरू वकीलों वाला चोगा पहनकर अदालत पहुंच गए। यहाँ गौर करने वाली बात है कि नेहरू ने भले ही ब्रिटेन से लॉ की पढ़ाई की थी, लेकिन कभी इसका उल्लेख नहीं मिलता कि उन्होंने कोई छोटा मोटा केस भी कभी लड़ा हो, उन्हें बड़ा कानूनविद माना जाता हो या वो कोई बड़े वकील हो। लेकिन बुढ़ापे में यानी 56 साल की उम्र में नेहरू ने वकीलों का चोगा क्यों पहना? सिर्फ चुनावी लाभ के लिए। और यह बात एक घनघोर वामपंथी इतिहासकार सुमित सरकार की पुस्तक मॉडर्न इंडिया में इस तरह लिखी हुई है। चुनावी भाषणों में आज़ाद हिंद फौज के कैदियों की तुरंत रिहाई की मांग की जाती थी। अंग्रेज जल्द ही ये समझ गए कि ये चुनावी पैंतरे हैं। जहां तक आज़ाद हिंद फौज का संबंध था तो कहा जाता है कि अक्टूबर में आसफ अली, जो कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, उन्होंने एक व्यक्तिगत बातचीत में कहा था कि अगर उनकी पार्टी यानी कांग्रेस आज़ाद हिंद फौज का मसला नहीं उठाती है तो देश में उसका आधार कम हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस सत्ता में आती है तो ये निश्चित है कि वो भारतीय सेना से आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को निकाल देगी। बल्कि ये भी संभव है कि वो उनमें से कुछ पर मुकदमा भी चलाए। वामपंथ विचारधारा के पैरोल पर काम करने वाले इतिहासकार सुमित सरकार ने कांग्रेस नेता आसफ अली के हवाले से जो लिखा था वो भविष्य में करीब करीब सही साबित हुआ। देश को आज़ादी मिलने के बाद भी नेहरू सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को भारतीय सेना में कभी शामिल नहीं किया। यहाँ तक कि उन्हें युद्धकालीन पेंशन तक भी नहीं दी गई। सोचिए, भारत की आज़ादी के लिए सालों तक हर जुल्म सितम सहने वाली नेताजी की इस महान सेना को आज़ादी के बाद भी सम्मान नहीं मिला। बस नेहरू ने उनका चुनावी लाभ ले लिया।
तीसरी घटना सुनकर आपको 2024 में कांग्रेस का मैनिफेस्टो याद आ जाएगा। सोचिए कि 1949 से ही कांग्रेस इस योजना को अंजाम देने के लिए बेचैन रही, लेकिन ईश्वर की कृपा से हर बार भारत को कोई खेवनहार मिल गया और कांग्रेस के कुत्सित मंसूबे पूरे नहीं हो सके। तो किस्सा कुछ यूं था कि पाकिस्तान के दबाव में नेहरू ने मुसलमानों को फुल फ्लैश आरक्षण देने का पूरा प्लान तैयार कर लिया था। नेहरू मुसलमानों को नौकरियों के साथ साथ चुनावों में भी आरक्षण देने का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके थे। नेहरू का मुस्लिम चुनावी आरक्षण का प्लान ये था कि इस देश में कई मुस्लिम सीट बनाई जाएगी जिन पर सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा होगा और वोट डालने का अधिकार भी सिर्फ मुसलमान को होगा, यानी सिर्फ मुसलमान द्वारा मुसलमान प्रतिनिधि चुना जाएगा, पंचायत से लेकर लोकसभा तक। जब ताजा लोकसभा चुनाव में ओबीसी कोटे में मुस्लिम आरक्षण को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला, तब से इस पर नया विवाद शुरू हो गया है। तो आइए इसकी जड़ समझने के लिए सीधे चलते हैं नेहरू के दौर में। ये बात है 1949 की। पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में हिंदू विरोधी दंगे पूरे उफान पर थे। करीब 5 लाख बंगाली हिंदुओं का नरसंहार कर दिया गया। वहीं करीब 50 लाख बंगाली हिंदू जान बचाकर हमेशा हमेशा के लिए पश्चिम बंगाल आ गए। पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग हो रही थी, लेकिन शांति के मसीहा नेहरू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के दबाव में पाकिस्तान से युद्ध के बजाय बातचीत का रास्ता चुना। तो फिर क्या था? 1950 के मार्च महीने के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान दिल्ली पहुंचे और नेहरू के साथ उनकी बातचीत के दौर शुरू हो गए। इस बातचीत का मुद्दा ये था कि दोनों देश अपने अपने अल्पसंख्यकों को किस तरह से सुरक्षा दे सकते हैं। इस बातचीत में लियाकत अली ने नेहरू से कहा कि वो भारत में मुसलमानों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करें। हैरत की बात है कि इस बेहुदा मांग पर नेहरू पूरी तरह से तैयार हो गए। बाकायदा समझौते का एक ड्राफ्ट भी तैयार हो गया जिसमें भारत में मुसलमानों को नौकरी और चुनावों में आरक्षण देने का वादा किया गया था। अब इसके बाद इस कांड में आया एक नया मोड़। नेहरू जब इस ड्राफ्ट को लेकर कैबिनेट की बैठक में पहुंचे तो उसके बाद क्या हुआ, इसका जिक्र किया है बैठक में मौजूद तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री एनवी गाडगिल ने। उनकी मशहूर किताब गवर्नमेंट फ्रॉम इनसाइड में वे लिखते हैं कि ठीक 10 बजे नेहरू ने कैबिनेट के सामने लियाकत अली के साथ अपने समझौते का एक ड्राफ्ट रखा। मुझे इस बात का यकीन नहीं था कि इस ड्राफ्ट पर सरदार पटेल से सहमति ली गई थी या नहीं। समझौते के अंतिम 2 पैराग्राफ में भारत के सभी राज्यों की नौकरियों और प्रतिनिधि निकायों यानी कि सभी तरह के चुनावों में मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण देने का वादा किया गया था। केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भी यही प्रावधान रखे गए थे। हम सभी मंत्रियों को ड्राफ्ट की एक एक कॉपी दी गई थी, लेकिन किसी ने अपना मुंह नहीं खोला। तब मैंने कहा कि ये 2 पैराग्राफ कांग्रेस की पूरी विचारधारा के खिलाफ है। मुसलमानों के लिए अलग से सीट स्वीकार करने की वजह से देश को विभाजन की कीमत चुकानी पड़ी। आप हमें फिर से वही जहर पीने को कह रहे हैं। ये एक विश्वासघात है। पिछले 40 वर्षों के इतिहास को भुला दिया गया है। कैबिनेट की बैठक में मुसलमानों को आरक्षण देने वाले ड्राफ्ट का एनवी गाडगिल ने सख्त विरोध किया। इसके बाद कैबिनेट की बैठक में क्या हुआ, यह जानते हैं खुद एनवी गाडगिल के शब्दों में। वो लिखते हैं कि मेरे विरोध की वजह से नेहरू नाराज थे, लेकिन बाकी मंत्री खुश थे। फिर भी उनमें से किसी ने मेरा समर्थन करने की हिम्मत नहीं की। आधे घंटे तक चली चर्चा के बाद मंत्री गोपाल स्वामी अयंगर ने कहा कि गाडगिल की आपत्तियों में दम है और उन्होंने समझौते के आखिरी 2 पैराग्राफ फिर तैयार करने का काम अपने हाथ में ले लिया। इस पर नेहरू ने गुस्से में जवाब दिया कि मैंने लियाकत अली खान के साथ इस शर्त पर अपनी सहमति व्यक्त की है। तब मैंने उन्हें जवाब दिया कि आपने उन्हें यह भी बताया होगा कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही समझौते को अंतिम रूप दिया जाता है।
मैं अन्य कैबिनेट सदस्यों के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं इसका 100% विरोध करता हूँ। इस पर सरदार पटेल ने चुपचाप सुझाव दिया कि चर्चा अगले दिन के लिए स्थगित कर दी जाए और बैठक स्थगित कर दी गई। गाडगिल अपनी किताब में आगे लिखते हैं कि उसी रात सरदार पटेल ने उन्हें जानकारी दी कि गोपाल स्वामी आयंगर ने समझौते के ड्राफ्ट में बदलाव कर दिया है। लिहाजा जब अगले दिन मंत्रिमंडल की बैठक हुई तो अंतिम 2 पैराग्राफों को हटा दिया गया था। इस तरह सरदार पटेल की समझदारी और एनवी गाडगिल की बगावत की वजह से मुसलमानों को आरक्षण देने का नेहरू का सपना चकनाचूर हो गया। समझे ना, ये खेल बहुत पुराना है। अब आप समझें कि किस तरह नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाकर कांग्रेस चुनाव जीतती थी। छोटे मोटे कस्बों और शहरों से चुनाव लड़ने वाला गांधी परिवार कभी निष्पक्ष चुनाव का गवाह नहीं रहा, लेकिन आज अपना इतिहास भुलाकर वो नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हैं। कांग्रेस के कुकृत्य हर किसी को पता होने चाहिए, जिससे फिर एक बार कांग्रेस इस देश को धोखा न दे सके। इसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।